अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो हम अपना लास्ट लेक्चर जो है इस वीक का वो लर्न करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि चैप्टर जो है बहुत लेंथी है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। और लेंथी होने की वजह से इसको एक टाइम देना चाहिए। सो मैंने अप्रॉक्सीमेटली स्लाइड्स प्रिपेयर कर रखी हैं पर लेकिन वो आपकी ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल जो है 25 to 30 मिनट्स का जो होता है आपका मार्जिन होता है लेक्चर का। तो अगर वो उससे ज़्यादा हो तो फिर वो बच्चा भी बोर हो जाता है, मतलब आप उसको उस तरह से फिर वो टाइम नहीं देते। सो हम कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर्स के अंदर से कवर कर लें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है इसमें प्रोवाइड हो जाए ताकि आप उसको क्लियर कर लो। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते इसके अंदर। बेसिकली हमने लास्ट में क्या सीखा था, क्या चीज़ प्रिपेयर की थी हमने, क्या लर्न किया था, उसको एक नज़र देखेंगे। और उसको एक नज़र देखने के बाद डायरेक्टली हम जो है वो अपने मेन टास्क पे आ जाएंगे जो हमें देखना है। या फिर इस तरह से कर लेते हैं, या फिर हमें पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसके ऊपर एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज तो आपके लिए ये होता है कि आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, एक वीडियो होती है, आप कभी भी उसको वापस जाके कहीं जहाँ से भी देखना चाहें वो गेम देख सकते हैं। पर लेकिन एक रिजन बनाना होता है बेसिकली। सो एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं और आगे चलते हैं फिर मेन चीज़ के अंदर। हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिकली चैप्टर है किस चीज़ के बारे में। तो ये चैप्टर जो है आपकी जो हमारा क्लाइंट है, हम बेसिकली ऑडिटर है और हमारा एक क्लाइंट है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। सो जिस ऑडिटर के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए जो हम उसकी ऑडिटिंग कर रहे हैं उसके अकाउंट्स की, तो वो पैसे कहाँ कहाँ से कमा रहा है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। बेसिकली तो हम अगर शू मेकर है, अगर वो शूज़ का कारोबार करती है वो कंपनी, और वो शूज़ को बेच के वो पैसा कमाती है, तो ये तो उसका डायरेक्ट बिजनेस है। हो सकता है कि वो इंश्योरेंस भी करते हो, उनका छोटा सा पार्ट ये भी हो कि वो लोगों की इंश्योरेंस में भी हेल्प करते हैं, तो वो ये सर्विसेज इंश्योरेंस करवाने की सर्विसेज के भी चार्ज करते हैं। तो नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं इस चीज़ के अंदर। जैसे मैंने आपको बैंक की लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी आपके लास्ट लेक्चर के अंदर कि बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, और इसके अलावा उसकी साइड बिजनेसेस के अंदर सर्विसेज चार्जेस भी होते हैं काफ़ी सारे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो सर्विसेज फीस लेता है, डिफरेंट जो है वो चार्ज कर रहा होता है चीज़ों के ऊपर। सो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सो हमें बेसिकली क्लाइंट की इनकम को देखना है, क्लाइंट ने कमा कहाँ से रहा है, क्लाइंट पैसे बना कहाँ से रहा है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा अपने बनाए गए पैसे छुपाता है और वो कम शो करने की कोशिश करता है। तो इसमें भी हमारा जो काम है वो बहुत डेप्थ में चला जाता है। हमें हर चीज़ को जो है हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें हर चीज़ को क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि हम इसने कौन कौन सी इनकम कहाँ कहाँ से कमाई। अगर उसने उधार पे बेच के चीज़ों को कमाया तो उसको अकाउंट रिसीवेबल को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं। अगर उसने डायरेक्ट इनकम कमाई है, अगर उसने डायरेक्ट इन कैश फॉर्म में अगर कुछ कमाया है, उसको हम सेपरेट कर देते हैं, उन दोनों को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा उसका सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, हमने इन चीज़ों को देखा था। पहले में जो मेन चीज़ है वो दिखाया जा रहा है मेकिंग मनी, सेंसेस ऑफ रेवेन्यू प्रोसेस। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना पहला टॉपिक देखा है कि रेवेन्यू के प्रोसेस कौन कौन से सकते हैं, कहाँ कहाँ से वो कमा सकता है, किस किस तरह से उसके पास इनकम आ सकती है, क्या क्या रोल होते हैं इनकम के, इसकी हमें सेंस क्लियर करनी है। और हमें इसकी समझ होनी चाहिए, एक ऑडिटर को इस चीज़ की अच्छे से समझ होनी चाहिए, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक बिजनेसमैन की जो सोर्स ऑफ इनकम है एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। मीटिंग और फिक्टिशियस ऑडिट क्लाइंट्स, इसको देखना भी हमने। असेसिंग क्लाइंट रिस्क को क्लाइंट को अपने इनकम से रिलेटेड क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं वो देखने हैं। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली हम बार बार स्टडी कर रहे हैं। टेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्शन रिसीवेबल्स, इसको डिटेल में देखेंगे। बेसिकली हमने देखा क्या था कि दो तरह से हमने डिफरेंशिएट कर रहा था, जितनी भी रेवेन्यू था ऑडिटिंग से रिलेटेड हमने उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट वन इज दैट सैंपल एंड टेस्ट और इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू अकाउंट्स, कि हमने उसके रेवेन्यू अकाउंट को अलग कर दिया था और उसके अकाउंट रिसीवेबल्स को अलग कर दिया था, जो कि ये शो कर रहा है कि हमने उसकी डायरेक्ट इनकम को अलग कर लिया है और उसकी उधार की इनकम को अलग कर ली, जो उसने
उसने कैश पे लिए उसके अकाउंट को अदा कर लिया और उसने उधार पे किया उसको अदा कर लिया, उसको इवेलुएट करना शुरू कर दिया कि ये ज्यादातर उधार पे काम तो नहीं करता, ये जो बिजनेस चल रहा है ये कितने परसेंट उधार पे चल रहा है, कितने परसेंट जो है वो ऑन कैश चल रहा है। तो इसका एनालाइज किया इस पहले स्टेटमेंट के अंदर, उसको बेसिकली देखा कि इसकी बेसिकली जो क्लाइंट है उसकी सोर्स ऑफ इनकम की डेप्थ देखी कि वो कितनी कैश के ऊपर है और कितनी फ्यूचर कैश के ऊपर है। फ्यूचर कैश का मतलब है कितनी उधार के ऊपर है। उसके बाद हमने उसके चैनल्स देखे, उसके साइड एग्रीमेंट्स देखे कि मतलब किस तरह से उसके जो उसकी चैनल स्टाफिंग है, मतलब उसका जो रेवेन्यू आ रहा है उसका चैनल बेसिकली क्या है, जिस सोर्स है वो आ रहा है, उसके साइड एग्रीमेंट्स क्या है, कितने एग्रीमेंट्स इस तरह के जिससे उसको इनकम आनी है। इसके बाद रिकॉर्डिंग रेवेन्यू अक्रूवल मेथड, ये हमने बेसिकली मेथड यूज किया, उसकी डिफरेंट बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम जितने भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे होते हैं, जितनी की अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स होती है उनको इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर बेसिकली काम हुआ होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। आप जितने भी तो उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि उनका वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग किस तरह से अप्लाई किए गए हैं, फिर उसको हम इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि फी, ये चीज बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा था आपके स्टार्ट के चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, कि एक तो उसकी डायरेक्ट इनकम है जो कि वो कमा रहा है। इस तरह से बैंक का जो है लोन देना और लोन लेना मेन इनकम होती है बैंक की, और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देता भी है और इंटरेस्ट लेता भी है। इंटरेस्ट बेसिकली वो कम देता है और इंटरेस्ट जो चार्ज ज्यादा करता है, जो चीज ये शो जो ये चीज शो करता है कि ये इसकी डायरेक्ट इनकम है और वो वहां से कमा रहा होता है। बेसिकली हम जब बैंक की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमें बैंक की डेफिनेशन के अंदर एक चीज नजर आती है, वो क्या होती है कि बैंक का मेन काम क्या होता है, लोन लेना और लोन प्रोवाइड करना। जिनके पास ज्यादा होता है उनको उनका पैसा लेके सेव करना अपने पास, और जिनके पास नहीं होता उनको प्रोवाइड करना और उनसे चार्ज करना इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, ये हमें सबको पता है, ये बेसिक कंसेप्ट है बैंक के कमाने का। सॉरी स्टूडेंट। सो इसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज चार्जेस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती है जो कि बैंक कमा रहा होता है या कोई भी कंपनी कमा रही होती है, कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करके वो एक फी चार्ज करते हैं, उस फी के ऊपर वो कमाई करते हैं। सो इसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर अ फी। आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या आप गुड्स प्रोवाइड करते हो तो उसके अलावा भी आप कोई ना कोई सर्विसेज ना की प्रोवाइड कर रहे हो जो कि इतनी बड़ी हाईलाइटेड नहीं होती पर लेकिन उसके ऊपर भी आप चार्ज कर रहे होते हो। सेम बैंक जिस तरह से बैंक कमा रहा होता है, सेम इसी तरह से जो बैंक चार्ज करता है कुछ सर्विसेज के ऊपर, ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर, ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर, एटीएम सर्विसेज के ऊपर, किसी भी तरह की सर्विस के ऊपर, ये उसकी सेपरेट छोटी बहुत इनकम होती है। तो ये भी जो ऑडिटर है अगर आपकी क्लाइंट की भी इस तरह की कोई इनकम है तो उसको इवेलुएट करेगा, उसकी ऑडिटिंग करेगा, उसको चेक करेगा, उसकी लिस्ट बनाएगा। आफ्टर दैट एक हमने इनकम देखी थी सेल्स रिटर्न अलाउंसेस एंड सेल्स डिस्काउंट, इसको हमने सेपरेट करके इसको ब्रीफ डिस्कस करना और इसको ऑडिट के अंदर लेके आना है। अब जो हम यहाँ से जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जो बेसिकली इस वीक का सेकंड लेक्चर जो मेन जो स्टार्ट होना है वो यहाँ से होना है, गेटिंग टू नो योर क्लाइंट्स। आपको आपके क्लाइंट को जानना बहुत जरूरी है। द बिजनेस प्रोसेस मॉडल इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शंस दैट प्राइमरीली ट्रैक बैक टू द इनकम स्टेटमेंट। अब वो क्या कह रहा है, जो आपका बिजनेस प्रोसेस मॉडल है, जो आप बिजनेस को प्रोसेस कर रहे हो, उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो ट्रैक होनी चाहिए। मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे जिसके अंदर ये चीज आप क्लियर की थी कि हम हमेशा आगे से बैक की तरफ जाते हैं। अगर इनकम स्टेटमेंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उसका एविडेंस उसकी बैक में मिलता है, मतलब ये ट्रांजेक्शन इनकम स्टेटमेंट के अंदर हुई हुई है, तो हम इसके पीछे जाते हैं। तो ये क्या जो अगर बैलेंस शीट के अंदर हम उसको रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं, अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो वो ट्रायल बैलेंस में है, वो अगर ट्रायल बैलेंस में है तो वो जर्नल्स लेजर्स के अंदर है, अगर लेजर्स में है तो जर्नल्स में है, और उसके बाद उसका एविडेंस है। तो ये कुछ चीजें जो हैं
वो आपको क्लियर करनी होती है, आपको देखनी होती है कि ये पूरी की पूरी चेन क्लियर कर रहा है ये ट्रांजैक्शन। और उसके बाद स्पेसिफिकली रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, अब हम जो बेसिकली देख रहे हैं उसकी रेवेन्यू को जज कर रहे हैं कि वो उसकी कमाई को जज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी कमाई के अंदर उस जो हम जो है अभी इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस रेवेन्यू की सारी चेन जो बन रही है उसकी, उसको इवेल्युएट करना कि वाकई में उसकी ये रेवेन्यू जो है वो उसने कमाई है। दिस फाइनेंशियल प्रोसेस मॉडल इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस, इसके अंदर आप जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं दैट प्राइमरी ट्रैक बैक टू द बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। इसके अंदर आप उसके एसेट्स देखें, उसकी लायबिलिटी देखें, उसकी इक्विटी देखें, ऑल द ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन उसकी जो हुई हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन उसने की हैं जो कि उसने शो की हुई हैं, कहाँ पे आपकी बैलेंस शीट के अंदर, आपकी इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर, उसका एविडेंस आपको बैक ट्रैक मिलता है। मतलब जब आप पीछे करना स्टार्ट करते हो, जब आप उस ट्रांजैक्शन को इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हो, जब उसको चेक करना स्टार्ट करते हो, क्या आपको उसके सारे एविडेंसेस जो पीछे मिलने चाहिए हर एक अकाउंट के अंदर, क्या वो मिल रहे हैं? सो अगर वो मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं वो ठीक से हुई हुई हैं और वो वैलिड है। इसके बाद है जनरल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। पहले तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन की उसने वो ठीक तरीके से वो किया हुआ कि नहीं। आफ्टर दैट यू कांट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑडिट अ क्लाइंट अनलेस यू अंडरस्टैंड द न्यूज़ ऑफ हाउ इट कंडक्ट बिजनेस। जब तक आप उसके बिजनेस की सेंस को नहीं जान सकते तब तक आप अपने क्लाइंट की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को नहीं जान सकते। टू दैट एंड यूर गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट्स ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। आपने मैक्सिमम, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको शुरू में ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है रिगार्डिंग अप टू क्लाइंट। क्लाइंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है क्योंकि क्लाइंट आपका जितना रिलायबल होता है, जितना आपको इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड होता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला होता है, उतना आपका काम आसान होता है। तो आप उससे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उसके इंटरव्यू में तो कंडक्ट कर लेते हैं। इफ द क्लाइंट्स आर कंटिन्यू वन द प्रायर इयर्स वर्किंग पेपर आर अ ग्रेट सोर्स। तो ये क्लाइंट आपका सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है। तो उससे ही आपको हर चीज में फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल कोड की गई है जो आपको हेल्प कर रही है, जो आपको इस चीज को क्लियर कर रही है जो हमें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकता है। हाउ अ कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स, कि बेसिकली ये बिजनेस काम किस तरह से करता है। अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो हमें क्लाइंट के बारे में पता चल जाता है। हमें क्लाइंट बेसिकली हमने क्लाइंट से भी इसी को इसको पूछना होता है कि आपका बिजनेस बेसिकली चल किस तरह से रहा है, वो कमा किस तरह से रहा है, उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये आपको गैदर करना बहुत जरूरी है कि आपका क्लाइंट किन किन सोर्सेज से अपनी इनकम को जनरेट कर रहा है, वो उसकी मेन सोर्स जो है वो आपको पता है, लेकिन इसके अलावा उसकी कितने सर्विसेज हैं जो वो चार्ज कर रहा है जिसकी वजह से उसको इनकम आ रही है। आफ्टर दैट कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट हम बार बार पढ़ चुके हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर आपकी बात सुनी जाती है, जिसके अंदर आपकी जो मैनेजमेंट है उसका एक स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ होता है कि जो ऑर्डर करता है एक मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट्स को, सब ऑर्डिनेट्स से फॉलो करते हैं, उसके ऊपर आर्ग्यू नहीं करते। तो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट आपको क्लाइंट की वहाँ क्लाइंट के बिजनेस के अंदर नजर आ रहा है, क्लाइंट के बिजनेस के अंदर वो आपको मिल रहा है। इस चीज को डिटेल में देखना। इसमें वो कह रहे हैं कि हम इसको 7 चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। एज आई एक्सप्लेन इन द 7th चैप्टर, द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ द कंपनी। कंट्रोल एनवायरनमेंट बताती है, कंट्रोल एनवायरनमेंट आपको इस चीज के बारे में क्लियर करता है कि वो कंपनी इंटरनली कितनी स्ट्रांग है, उसका एनवायरनमेंट कितना स्ट्रांग है कि वो जो है एक दूसरे को आर्ग्यू नहीं करते। अगर मैनेजर ने सब ऑर्डिनेट्स को कोई काम दे दिया है तो सब ऑर्डिनेट्स से करते हैं, सब ऑर्डिनेट्स से फॉलो करते हैं, सिंपली उस चीज को काम में लेके आते हैं। इट डिटर्मिन्स हाउ स्ट्रिक्टली और लूजली इंटरनल कंट्रोल। ये इन्वायरमेंट आपको बताता है कि जो उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर पूरी की पूरी मैनेजमेंट काम कर रही है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रिक्ट है, कितना वो या फिर कंट्रोल सिस्टम कितना लूज काम कर रहा है। अगर जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लूज होता है उतना ही प्रॉब्लम क्या होती है लाइव रूबी इम्प्लीमेंटेड, तो आपको उतना ही प्रॉब्लम होती है अपने ऑडिट वर्क को कंप्लीट करने में। सो
ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली कौन प्रोवाइड कर सकता है? आपका क्लाइंट। सो क्लाइंट से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, उसके कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उसको कलेक्ट करें ताकि आपके लिए आसानी हो। Here are some facts about the FDS control है, जो आपका क्लाइंट है जिसके बारे में आप उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट शू डिस्कवर व्हाइल टेकिंग द क्लाइंट्स। अब भी मैंने कुछ चीजें बता दी हैं, कुछ 5 चीजें हाईलाइट की हैं कि आप इसको जज कर लें, इसको स्टडी कर लें, इसको समझ लें, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली आपके क्लाइंट के बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट किस तरह का है। मैनेजमेंट फिलॉसफी, मैनेजमेंट किस बेस के ऊपर वहां पे काम कर रही है, मैनेजमेंट का काम करने का तरीका क्या है, मैनेजमेंट का फिलॉसफी मतलब कि वो किस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर चल रहा है कि अगर यहाँ पे काम दिया जाए तो नेक्स्ट बंदे ने लाजमी आगे से बात करनी होती है, फिर काम करना होता है। क्या इस तरह की फिलॉसफी वहाँ बनी हुई है, या फिर इस तरह की फिलॉसफी बनी हुई है कि यहाँ एक दफा मैनेजर ने काम कह दिया तो आगे से किसी की कोई मजाल नहीं होती कि वो इसको रिप्लाई करे। तो इस तरह का एनवायरनमेंट है कि मैनेजर की सुनी जाती है, बड़े जो सीनियर होता है उसकी बात मानी जाती है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट है। तो मैनेजमेंट की फिलॉसफी चेक कर लें, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कि जो मैनेजमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। और आपने ये लास्ट आपकी जो सेकंड सेमेस्टर है उसके अंदर आपने बेसिकली पढ़ा होगा कि एक टॉल स्ट्रक्चर होता है और एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। जितना टॉल स्ट्रक्चर होता है उतना ही प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट को, जितना फ्लैट होता है उतना ही मैनेजमेंट जो है वो एक दूसरे से बात कोऑर्डिनेट अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह से कॉर्पोरेट ऑफिसर्स वो किस तरह के गवर्नमेंट के यानी कि इसके अंदर है पर्सनल पॉलिसीज, पर्सनल जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं हर इंडिविजुअल के लिए वो किस तरह की बनाई जा रही हैं। वो किसी इस तरह की पॉलिसीज तो नहीं बनाई जा रही कि किसी खास पर्सन को उसके अंदर जो है वो छूट दी जा रही है और बाकियों को उसके अंदर जो है रगड़ा जा रहा है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड दैट इफेक्ट द बिजनेस, और किस तरह जो इनके बाहर की कोई चीजें हैं जो इनको डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं और बिजनेस को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सो ये कुछ चीजें देख लें, इनको ब्रीफली स्टडी कर लें। मैनेजमेंट की फिलॉसफी, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, कंट्रोल ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिसर्स को देख लें, पर्सनल पॉलिसीज को देख लें और बाहर की कितनी चीजें आसानी से इनके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं। अगर ये चीजें स्ट्रांग है, अगर मैनेजमेंट की फिलॉसफी पॉजिटिव सेंस के अंदर है और उसके बाद मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर इस तरह का कि वो चीजें शेयर करने वाला है। इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिसर्स जो है उनके लिए फिजिबल है, उनके लिए पॉलिसीज इस तरह की बनाई जाती है जो कि पूरी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके बाद जो बिजनेस है उसको किसी तरह का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इस तरह का नहीं होता कि बिजनेस को हाईली इफेक्ट करे। अगर ये चीजें पॉजिटिवली शो की जा रही हैं तो इसका मतलब है कि इसका कंट्रोल एनवायरनमेंट है। आपके क्लाइंट का जिसके ऊपर आप ऑडिट करने जा रहे हो उसका एनवायरनमेंट कंट्रोल है, यानी कि उसका काम के ऊपर जो है वो दबाव है, वो काम अपने कंट्रोल एक एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ना कि किसी के दबाव में आके कर रहे हैं। अकाउंटिंग सिस्टम, आप अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? जो भी वो अकाउंटिंग का प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसीजर भी बहुत सारे होते हैं, हम जो है एक अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसी तरह से जो हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह से डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होता है, ब्रिटिश होता है, अमेरिकन होता है अकाउंटिंग सिस्टम। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? क्लाइंट्स दैट शेल आउट द बिग बक्स, यहाँ पे जो है वो डॉलर है, फॉर एन ऑडिट बट मेंटेन देयर बुक्स यूजिंग 200 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और commonly joked about CPA forms। अब उसने अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम किस बेस के ऊपर किया हुआ है? क्या उन्होंने मैनुअल किया हुआ है, क्या उन्होंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हुए हैं, क्या उसने वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपका सारा जो है वो आप मैनुअल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने 200 का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उसके लिए नहीं यूज़ किया। अगर वो आपने यूज़ किया तो आपने बहुत बड़ी इनकम अपनी जो है वो सेव कर ली, आपने टाइम सेव कर लिया। तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली किस तरह का है? उस कंपनी के अंदर जो अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है वो पुराने तरीकों से हो रही है, वो मैनुअली हो रही है, वो किस तरह से हो रही है, इस चीज़ को देखना। रिटेल सेल्स, होल सेल्स, इंटरनेट सेल्स, अब जितनी भी आपकी सेल्स हो रही है, जो भी आप सेल कर रहे हो उसको
उसको अकाउंटिंग की फॉर्म के अंदर आप उसको किस तरह से डील कर रहे हो। आप अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आप उसे मैनुअली लिख रहे हो, आप उसे किस तरह से जो है वो डील कर रहे हो, ये चीजें देखना। तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम या आपका अकाउंटेंट जो वहां पे काम कर रहा है वो कितना स्ट्रांग है, इस चीज को ब्रीफली स्टडी करना, इस चीज को देखना। इसके बाद क्या है, द फ्लो ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बिजनेस के अंदर पैसा आना और बिजनेस से पैसा निकलना, जो कि हम इवेल्युएट कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो एक वाइड डॉक्यूमेंटेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो हमें बताती है कि बिजनेस के अंदर 1 ईयर के अंदर या पर मंथ के अंदर वो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितना बिजनेस के अंदर पैसा आया। इट मीन्स दैट कि कितना बिजनेस के अंदर पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर या किसी भी फॉर्म के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया और कितना पैसा इस बिजनेस से निकाला गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनका जो कैश फ्लो सिस्टम है कितना स्ट्रांग है। ये तो नहीं है कि 50 लगाते हैं और जो है 2-2 हजार निकाल लेते हैं, इस तरह का कोई सिस्टम तो नहीं चल रहा। शुरू में तो ये बहुत पैसा लगाते थे, अभी उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन अब इनका जो कैश फ्लो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा वीक है और वो आउट ज्यादा है, मनी आउट ऑफ द बिजनेस ज्यादा है, मनी इन ऑफ द बिजनेस कम है। सो कैश फ्लो सिस्टम या मनी फ्लो सिस्टम आपको बताएगा कि इनकी पैसे निकालना, क्योंकि उसका एक कैश फ्लो का भी जो होता है वो एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, स्पेसिफिक एक रेशो होती है जिसके अकॉर्डिंग आप पैसे जमा करवाते हो, उसके अकॉर्डिंग पैसे निकलवाते हो, जिसकी वजह से आपका सर्किट चलता रहता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो रन रहता है। जैसे ही आप ज्यादा पैसे निकालना स्टार्ट कर देते हो, थोड़े पैसे डालना स्टार्ट कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस को एक्चुअली अंदर से खाना शुरू कर रहे हो, बिजनेस को तोड़ना शुरू कर रहे हो। तो इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसको बेसिकली ऑडिटर ने देखना होता है, उसको स्टडी करना होता है। द लार्जेस्ट कैश आउटफ्लोज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर परचेजेस। इसका मतलब है कि बिजनेस से पैसा जाने का मतलब क्या है कि आपने बहुत सारी परचेजेस की है, कॉस्ट लगाई है लेबर्स के ऊपर, रेंट पे किए एंड ऑल दैट। ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ पेड बाय द कंपनी चेक। ये सब कुछ जो भी हुआ है बिजनेस के, यहाँ भी चेक लिखा हुआ है वो दूसरा वाला चेक है जो कि हम बैंक में यूज करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हुए कंपनी के थ्रू हुए हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ एम्प्लॉय ट्रैवल, एम्प्लॉय की ट्रैवलिंग के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस किए गए हैं, जितने भी चीजें परचेज किए गए हुए हैं, रेंट पे किया गया, लेबर को दी गई हुई कॉस्ट, जितना भी हमने एक्सपेंस किया वो सारा कंपनी के चेक से हुआ है, वो कंपनी ने पे किया। बेसिकली उसके अंदर पेमेंट जा रही है, पैसा बेसिकली जा रहा है, कुछ भी खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है। द एक्सपेंसेस इज इनिशियली चार्ज ऑन द कंपनी क्रेडिट कार्ड, पहले वो कंपनी क्रेडिट कार्ड पे होता है एंड देन पेड बाय कंपनी चेक, और बाद में पहले वो उधार पे होता है। बेसिकली वो उस वक्त कंपनी के क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो चीज परचेज कर ली जाती है, उसके लिए पे कर दिया जाता है, और बाद में जो है कंपनी उसके लिए चेक पे कर देती है, चेक दे देती है। व्हेन द क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अराइज, जब क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट मिलती है तो उसको वो देने जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन चीज देखनी है वो ये देखनी है कि कंपनी के अंदर कितनी कैश फ्लो चल रही है, किस तरह की कैश फ्लो चल रही है, किस तरह की कितना पैसा कंपनी में हर साल आता है और कितना कंपनी से पैसा जाता है, और किस किस फॉर्म के अंदर कंपनी से पैसा निकल रहा है और किस किस फॉर्म के अंदर कंपनी में पैसा आ रहा है। बेसिकली इस चीज को देखा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर। अब इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, हियर अ ब्रीफ लुक एट द पीडीएफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर के अंदर हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, हम पहले इस चीज को देख चुके हैं। आपको 7th लेक्चर 7 जो चैप्टर था उसके अंदर हमने इसको डिटेल में देखा था कि बेसिकली क्या चीज है। इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में क्या था कि सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, किस बंदे को क्या ड्यूटीज असाइन की गई है उस चीज को देखना। ये बेसिकली आपके क्लाइंट के बिजनेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइडेड होती है, जो आपने देखनी होती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू प्रोसीजर अंडर ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू के डॉक्यूमेंटेशन, उसकी प्रोसीजर एंड ट्रांजेक्शन, उसकी साइड ट्रांजेक्शन, सुपरविजन ऑफ वर्क एंड periodic reviews by the independent third parties। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज वही कि आप किसी थर्ड पार्टी से जो ऑडिट करवाते हैं उसकी डिटेल और उसकी सुपरविजन। सो ये इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, दिखाती है कि आपने जो ड्यूटीज असाइन की हुई है, जो ड्यूटी की सेपरेशन की हुई है,
वो किस तरह से की हुई है, आया वो आपने अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन की हुई है, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप की हुई है। अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप मीन्स कि आपका जो आपने जो एम्प्लॉय हायर किया, हो सकता है उसकी वो क्वालिटीज ना हो, उसके अंदर वो स्किल्स ना हो जिसके अकॉर्डिंग आपने उसको हायर किया है। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू प्रोसीजर एंड ट्रांजेक्शन, इसके अलावा आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेवेन्यू दे रहे हैं उसकी वो ट्रांजेक्शन उसको वो किस तरह की है, उसके बाद आप जो भी जितना भी आपने वर्क किया, जो पीरियोडिकली आप उसको चेक करवाते हैं थर्ड पार्टी का मतलब है कि आपने उसका ऑडिट करवाया, उसको ऑडिट के लिए पेश किया या नहीं किया। सो बेसिकली यदि हमने यहीं तक देखना है हमारे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितना आपका क्वेश्चन रहेगा मैं कोशिश करूंगा उसको कवर अप कर लूँ। अगर 5-10 मिनट ज़्यादा भी हो जाए तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ तक ही है हमारा जो सेकंड लेक्चर है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। हमने इसके अंदर कुछ क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, जिसके अंदर जो है जनरल इंफॉर्मेशन क्लाइंट की जो हम उससे इंटरव्यू के अंदर कंडक्ट कर लेते हैं। जब इंटरव्यूज का लेते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है हम कोशिश करते हैं कि उसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को ले सकें, ताकि जिसमें हमें पता चले बेसिक क्या कि बिजनेस बेसिकली इसका ऑपरेट कैसे कर रहा है, इसका बिजनेस बेसिकली चल किस तरह से रहा है। उसके बाद उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, और वो पॉइंट्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी। जितना ही ये लूज होगा उतना ही हमें भी प्रॉब्लम होगी काम करने के अंदर। अकाउंटिंग सिस्टम वो किस तरह का फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी कैश बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, कितनी बिजनेस से निकल रही है, इस चीज को ब्रीफली देखना। और इसके बाद इंटरनल प्रोसीजर, and last one is that in general the customer order process essentially boils down for 4 events। अब इसको मैं सिर्फ स्लाइड ऐड की है बेसिकली इसके अंदर, और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमें ये 4 पॉइंट्स जो है डिटेल में देखने हैं। द कंपनी रिसीव द सेल्स ऑर्डर, कंपनी कितने ऑर्डर सेल्स की फॉर्म में रिसीव कर रही है, कितने उसने फुलफिल किए हैं, कंपनी सेंड इनवॉइस टू द कस्टमर। उसके बाद उसका ये बेसिकली प्रोसीजर है। जब आपको सेल आती है उसके बाद आप उसे फुलफिल करते हो, भिजवा देते हो। उसके बाद क्या होता है कि वो आप भेजते हो उनको पैसे, और उसके बाद वो पे करते हैं। तो ये सारा कुछ एक पूरा प्रोसीजर होता है किसी भी सेल को आने का। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। होप्स हो कि आपको जो समझाना चाह रहा था मैं, जितना लेक्चर हमने कवर करना था वो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो वो आप पूछ सकते हो। अगर कोई कंसर्न्स हैं या किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो वो काइंडली क्वेश्चंस क्या करें। और अपने लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने लिए ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने लिए ही वो जो है स्ट्रॉन्ग फॉर द फ्यूचर उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सो जितने भी क्वेश्चंस आपको राइज होते हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए, अब आपका एक LMS बन चुका हुआ है तो उसके अंदर आप बहुत ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइडेड है क्योंकि आप आस्क कर सकते हैं। सो क्वेश्चंस करें, मैक्सिमम सीखें, मैक्सिमम इसको पढ़ें। अगर कोई चीज़ फिर भी नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।